भारतीय दंड संहिता का अध्याय 6 राज्य के विरुद्ध अपराधों के विषय में आता है। इसके अंतर्गत धारा 121 से लेकर 130 तक में यह व्यवस्था की गई है कि कौन कौन से कार्य राज्य के विरुद्ध अपराध की श्रेणी में आते हैं और अलग अलग अपराधों के लिए अलग अलग दंड की व्यवस्था इसके अंतर्गत की गई है। धारा 121 यह बताती है कि भारत सरकार के विरुद्ध यदि कोई युद्ध करता है या युद्ध करने का प्रयत्न करता है तो इसके लिए वह मृत्यु या आजीवन कारावास से दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। इस धारा के अंतर्गत अपराध सृजित करने के लिए किसी खास संख्या की आवश्यकता नहीं होती है। जहां तक संख्या तथा तरीका अर्थात जिस तरह से खुद को अस्त्र शस्त्र से युक्त किया गया तथा वारदात को अंजाम दिया गया यह मायने नहीं रखता है। धारा 121 के अधीन मुंबई आतंकी हमला जो किया गया उसे भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध का अपराध माना गया और उसी आधार पर अपराधी को दंडित किया गया। इसी के अंतर्गत संसद पर हमला हुआ था उसे भी भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध का अपराध मानते हुए उसके अभियुक्तों को दंडित किया गया था। इसके आगे धारा 122 जो यह बताती है कि जो कोई भारत सरकार के विरुद्ध या तो युद्ध करने या युद्ध करने की तैयारी करने के आशय से पुरुष आयुध या गोला बारूद संग्रह करेगा या अन्यथा युद्ध करने की तैयारी करेगा वह आजीवन कारावास से या दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 10 वर्ष से अधिक की नहीं होगी दंडित किया जाएगा और जुर्माने से दंडनीय होगा। धारा 123 के अंतर्गत यह बताया गया है कि जो कोई भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध करने की परिकल्पना के अस्तित्वों को किसी कार्य द्वारा या किसी अवैध लोप द्वारा इस आशय से कि इस प्रकार छिपाने के द्वारा ऐसे युद्ध को सुलभ बनाएगा या यह जानते हुए कि इस प्रकार छिपाने से ऐसे युद्ध करने को सुलभ बनाएगा वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 10 वर्ष तक की हो सकेगी दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। अर्थात भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध करने की जो सूचना है उसको छिपाना भी यहाँ धारा 123 के अंतर्गत अपराध घोषित किया गया है जिसके लिए 10 वर्ष तक का दंड का प्रावधान किया गया है और इसी के साथ जुर्माने की भी व्यवस्था की गई है। अगला धारा जो आता है यह धारा 124 के अंतर्गत यह बताया गया है कि जो भारत के राष्ट्रपति या राज्य के राज्यपाल को राष्ट्रपति या राज्यपाल की विधिपूर्ण शक्तियों में से किसी शक्ति का प्रयोग करने के लिए या प्रयोग करने से रोकने के लिए उत्प्रेरित करने या विवश करने के आशय से ऐसे राष्ट्रपति या राज्यपाल पर हमला करेगा या उसका सदोष अवरोध करेगा या सदोष अवरोध करने का प्रयत्न करेगा वह आपराधिक बल द्वारा या आपराधिक बल के प्रदर्शन द्वारा आतंकित करेगा या ऐसे आतंकित करने का प्रयत्न करेगा वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 7 वर्ष तक की हो सकेगी दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। अर्थात राष्ट्रपति और राज्यपाल को विधि पूर्ण शक्ति को प्रयोग करने से रोकने के लिए विवश करेगा या आतंकित करेगा वह व्यक्ति धारा 124 के अंतर्गत 7 वर्ष तक के कारावास के लिए दंडनीय किया जाएगा और इसी के साथ उसे जुर्माना भी देना होगा। अगला धारा जो आता है वह राजद्रोह का आता है। सामान्य
बोलचाल की भाषा में इसे देशद्रोह भी कहा जाता है। राजद्रोह जो शब्द है वह अपने आप में एक व्यापक शब्द है। इसके अंतर्गत वे सभी गतिविधियां शामिल हैं, चाहे वे शब्द कार्य या लिखित रूप में सोची समझी रणनीति के तहत राज्य की शांति का भंग करने या अनजान व्यक्ति को नेतृत्व प्रदान कर सरकार का तख्ता पलट या देश की कानून व्यवस्था भंग करने की कोशिश करता है। सामान्यतः राज्यद्रोह का मकसद होता है असंतोष या विद्रोह को बढ़ावा देना तथा सरकार के खिलाफ विरोध के लिए उत्तेजित करना तथा प्रशासन तथा न्याय के प्रति अवहेलना का भाव उत्पन्न करना। लेकिन इसका मूलभूत पहलू होता है कि लोगों को विद्रोह के लिए भड़काना। भारतीय दंड संहिता के धारा 124 के अंतर्गत जो राजद्रोह की परिभाषा बताई गई है वह इस प्रकार है कि जो कोई बोले गए या लिखे गए शब्दों द्वारा या संकेतों द्वारा या दिखाई देने वाले दृश्यों द्वारा या अन्यथा इसके अतिरिक्त भी किसी अन्य माध्यम से भारत में विधि द्वारा स्थापित सरकार के प्रति घृणा या अवमान पैदा करेगा, अर्थात उसका अपमान करेगा या घृणा या अपमान पैदा करने का प्रयत्न करेगा या प्रीति प्रदीप्त करेगा, मतलब जो प्रेम होता है किसी सरकार के प्रति, जो विश्वास होता है उसको अविश्वास में यदि वो बदलता है या ऐसा करने का प्रयत्न करता है तो वह आजीवन कारावास से, जिसमें जुर्माना जोड़ा जा सकेगा, या 3 वर्ष के कारावास से जिसमें जुर्माना जोड़ा जा सकेगा या जुर्माने से दंडित किया जाएगा। यहाँ आगे बताया गया है कि अप्रीति शब्द के अंतर्गत अभक्ति और शत्रुता की समस्त भावनाएं आती हैं। घृणा, अवमान या अप्रीति को प्रदीप्त किए बिना या प्रदीप्त करने के प्रयत्न किए बिना सरकार के कामों के प्रति विधिपूर्ण साधनों द्वारा उनको परिवर्तित कराने की दृष्टि से अनुमोदन के विरुद्ध में प्रकट करने वाली टीका टिप्पणियां इस धारा के अधीन अपराध नहीं घोषित की गई हैं। अर्थात सरकार कोई ऐसा कार्य करता है जिसके विरुद्ध में कोई टीका टिप्पणी की जाती है जिसका उद्देश्य घृणा, अवमान या अप्रीति उत्पन्न करना नहीं है, ऐसे कार्यों को राजद्रोह नहीं माना जाएगा। घृणा, अवमान या अप्रीति को प्रदीप्त किए बिना या प्रदीप्त करने के प्रयत्न किए बिना सरकार की प्रशासनिक या अन्य क्रिया के प्रति करने वाली टीका टिप्पणियां इस धारा के अधीन अपराध गठित नहीं करती हैं। राजद्रोह अपने आप में एक व्यापक शब्द है जिसके तहत वे सभी गतिविधियां शामिल हैं, चाहे वह शब्द कार्य या लिखित रूप में सोची समझी रणनीति के तहत राज्य के शांति भंग करने या अनजान व्यक्ति को नेतृत्व प्रदान कर सरकार का तख्ता पलट या देश की कानून व्यवस्था भंग करने की कोशिश करता है। राजद्रोह है, यह राजद्रोह का शीर्षक देशद्रोह, राष्ट्र के खिलाफ अपराध का समवर्गी है। लगभग देशद्रोह और राजद्रोह एक ही टाइप से माना जाता है। इस धारा के अंतर्गत ब्रिटिश काल में बहुत से व्यक्तियों को, जिसमें हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी भी शामिल हैं, उन पर मुकदमा चलाया गया और इसी राजद्रोह के अंतर्गत उन्हें सजा भी दी गई। निष्पक्ष सरकार की आलोचना या टीका टिप्पणी राजद्रोह की श्रेणी में नहीं आती हैं, बशर्ते वह उस भारत सरकार के खिलाफ अप्रीति उत्पन्न करने वाली न हो, घृणा उत्पन्न करने वाली न हो। धारा 125 के अंतर्गत यह बताया गया है कि जो कोई भारत सरकार से मैत्री या शांति का संबंध रखने वाले किसी एशियाई शक्ति
कि सरकार के विरुद्ध युद्ध करेगा या ऐसा विरुद्ध करने का प्रयत्न करेगा या ऐसा युद्ध करने के लिए दुष्प्रेरण करेगा, वह आजीवन कारावास से, जिसमें जुर्माना जोड़ा जा सकेगा, या दोनों में से किसी भी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 7 वर्ष तक की हो सकेगी, जिसमें जुर्माना जोड़ा जा सकेगा या जुर्माने से दंडित किया जाएगा। 126 के अंतर्गत यह बताया गया है कि जो कोई भारत सरकार से मैत्री या शांति का संबंध रखने वाली किसी शक्ति के राज्य क्षेत्र में लूटपाट करेगा या लूटपाट करने की तैयारी करेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि 7 वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से और ऐसी लूटपाट करने के लिए उपयोग में लाई गई या उपयोग में लाई जाने के लिए आश्रित या ऐसी लूटपाट द्वारा अर्जित संपत्ति के समापहरण से, मतलब जप्ती से भी दंडनीय होगा। इसके अंतर्गत यह बताया गया है कि 7 वर्ष तक की कारावास की सजा होगी जो भारत सरकार के मैत्री या शांति संबंध रखने वाले किसी राज्य क्षेत्र में लूटपाट करेगा, उसके लिए भी 7 वर्ष की सजा बताई गई है। 127 के अंतर्गत यह बताया गया है कि जो कोई किसी संपत्ति को यह जानते हुए प्राप्त करेगा, यहाँ संपत्ति प्राप्त करने के लिए दंड है, जो कोई किसी संपत्ति को यह जानते हुए प्राप्त करेगा कि वह 125 या 126 में वर्णित अपराधों में से किसी किए जाने में ली गई है, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास जिसकी अवधि 7 वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से और इस प्रकार प्राप्त की गई संपत्ति समापहरण से भी दंडनीय होगा। मतलब इसमें भी 7 वर्ष का कारावास है तथा जुर्माने का भी प्रावधान है। इसके अतिरिक्त जो संपत्ति उसने प्राप्त की है 125, 126 के अंतर्गत, उसकी जप्ती भी की जाएगी। इसके अलावा धारा 128 के अंतर्गत यह बताया गया है कि जो कोई लोक सेवक होते हुए और किसी राज कैदी या युद्ध कैदी की अभिरक्षा में रहते हुए इच्छा ऐसे कैदी को किसी स्थान से जिसमें ऐसा कैदी परिरुद्ध है निकल भागने देगा, वह आजीवन कारावास से या दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 10 वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। इसके अंतर्गत लोक सेवक पर यह बाध्यता डाली गई है कि किसी भी युद्ध कैदी या राज कैदी को भागने न दें, उसके भागने में सहयोग न करें। यदि वह ऐसा करते हैं तो उसके लिए उनको आजीवन कारावास से अथवा 10 वर्ष तक के कारावास से, जो कठिन या सादा हो सकता है, और इसके साथ जुर्माने से भी दंडित किया जाएगा धारा 128 के अंतर्गत। धारा 129 के अंतर्गत यह बताया गया है कि जो कोई लोक सेवक होते हुए किसी राज कैदी या युद्ध कैदी को अभिरक्षा में रखते हुए उपेक्षा से कैदी को किसी परिरोध या स्थान में जिसमें ऐसा परिरुद्ध है निकल भागना सहन करेगा, वह सादा कारावास से जिसकी अवधि 3 वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। धारा 128 के अंतर्गत यह बताया गया था कि स्वेच्छा उसको भागने में सहायता करता है या भागने देता है जानबूझ के, तो उसको आजीवन कारावास या 10 वर्ष तक की सजा होगी। 129 में यह बताया गया है कि वो उपेक्षा करता है अपने कर्तव्यों के प्रति लोक सेवक, जिसके कारण कोई युद्ध कैदी या राज कैदी भाग जाता है तो उसके लिए उसको सादा कारावास से, जो कि 3 वर्ष तक की होगी, और जुर्माने से भी दंडनीय किया जाएगा। इसके बाद आता है धारा 130। इसके अंतर्गत यह बताया गया है कि जो कोई जानते हुए राज कैदी या युद्ध कैदी
को विधि पूर्व अभिरक्षा से निकल भागने में मदद करेगा या सहायता करेगा, या ऐसे कैदी को छुड़ाएगा या छुड़ाने का प्रयत्न करेगा, या ऐसे कैदी को विधि पूर्ण अभिरक्षा से निकल भागा है उसको आश्रय देगा या छिपाएगा, या ऐसे कैदी को फिर से पकड़े जाने का प्रतिरोध करेगा, मतलब उसको पकड़े जाने से बचाएगा या ऐसा करने का प्रयत्न करेगा, उसे भी आजीवन कारावास या दोनों में से किसी भांति के कारावास जिसकी अवधि 10 वर्ष तक की हो सकेगी दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। अर्थात यह बाध्यता सभी पर रखी गई है कि किसी भी युद्ध कैदी या राज कैदी को संश्रय न दे, उसको भगाए नहीं, उसको किसी भी तरह से छिपाए नहीं, और यदि वह ऐसा करता है तो आजीवन कारावास अथवा 10 वर्ष तक के कारावास से, जो कि कारावास कठोर या सादा हो सकता है, और इसी के साथ जुर्माने से भी दंडनीय होगा। इसके अंतर्गत यह बताया गया है कि कोई राज कैदी या युद्ध कैदी जिसे अपने पैरोल पर भारत में किसी सीमाओं के भीतर विचरण की अनुज्ञा दी गई है, विधि पूर्ण अभिरक्षा से निकल भागा है, तब यह कहा जाता है कि वह उन सीमाओं के परे चल जाता है जिसके भीतर उसे विचरण की अनुज्ञा है। अर्थात पैरोल पर यदि कोई युद्ध कैदी राज कैदी छोड़ा गया है और उसे यह निर्देश दिया गया है कि आप इस सीमा के अंतर्गत पैरोल की अवधि में रहेंगे, और वह उस सीमा के बाहर चला जाता है, तो यह माना जाएगा कि वह युद्ध कैदी विधि पूर्ण अभिरक्षा से निकल भागा है, और ऐसा भागने के दौरान सहायता करने वाला व्यक्ति इस अपराध के अंतर्गत धारा 130 के अंतर्गत दंडनीय होगा। आगे इसी तरह की क्लास में बने रहने के लिए नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लें और इसी तरह की क्लास से जुड़े रहें, ताकि समय समय पर आपको अन्य वीडियो की जानकारी मिलती रहे। धन्यवाद।